As mentioned in 8 point, very clearly, developing, designing, programming, upgrading, increasing efficiency, upgradation, adoption, customization, implementation, everything in relation to an IT software will always be considered as supply of service. So basically SAP की बात कर लो, ERP की बात कर लो. मान लो कि आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी IT कंपनी के पास से सॉफ्टवेयर डेवलप करवाते हो, या फिर उसके फीचर्स एनहांस करवाते हो, या फिर सिस्टम अपग्रेड करवाते हो, या फिर किसी से प्रोग्रामिंग लिखवाते हो, या फिर मान लीजिए कि सैप कोई और बना रहा है और उसका इम्प्लीमेंटेशन का कॉन्ट्रैक्ट आप किसी और को देते हो, मान लो कि उसकी डिजाइनिंग बैकएंड सिस्टम पे किसी और से बनवाते हो, तो ये जो भी वर्क आप किसी से करवा रहे हो, इट इज नथिंग बट अ सर्विस, एंड दैट पार्टी इज प्रोवाइडिंग सर्विस टू यू, एंड दैट इज ऑलवेज लायबल फॉर GST अंडर सप्लाई ऑफ सर्विस कैटेगरी. Moving ahead with that, friends, there is a next point which very clearly talks about refrain from doing an act. So, when you serve someone, so it is a service. When you agree not to serve under some circumstances, then it is also considered as service. मान लीजिए कि अगर कल सुबह आई थिंक इंडिया हैज ऑलरेडी अडॉप्टेड 4G टेक्नोलॉजी एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स दी 5G टेक्नोलॉजी. आज नहीं तो कल 2 या 4 साल में 5G टेक्नोलॉजी इज अ फ्यूचर, एंड 5G टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट होने ही वाला है. तो मान लो कि जिस दिन 5G टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट होगा, ऑब्वियसली उसके लिए ऑक्शन रखा जाएगा. सो जियो विल बी देयर, एयरटेल विल बी देयर, वोडाफोन एंड आइडिया जो मर्ज हुआ है वो भी इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे. सो लॉट ऑफ कंपनीज विल पार्टिसिपेट इन द ऑक्शन. नाउ वन ऑफ द फर्स्ट एस्पेक्ट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज, ऐसा हो सकता है कि जियो अपफ्रंट एयरटेल और वोडाफोन और आइडिया को ऑफर करे कि यू विल नॉट सिट इन द ऑक्शन. उसके लिए आप कितना पैसा लोगे? Whatever amount you say 10,000 crore, we will give you. You say 50,000 crore, we will give you. You say 1 lakh crore, we will give you. But you will not participate in auction. With that condition, आप बोलो वो अमाउंट हम आपको देने के लिए रेडी है. और अगर मान लो कि एयरटेल जैसी कंपनी अग्री कर ले कि ओके, वी अग्री नॉट टू एक्ट, so we refrain from doing an act, and for that we are getting a consideration, so it is as good as they are supplying service. So when you do something, you serve. When you agree not to do something, then it is also as good as you serve. Because अगर मैं ये बोलूँ कि just again an example, मान लीजिए कि मैं CA प्रैक्टिस कर रहा हूँ, GST प्रैक्टिस कर रहा हूँ. अब कल सुबह मान लो कि कोई और प्रैक्टिशनर है अहमदाबाद का जो मुझे अप्रोच करे कि आप एक पर्टिकुलर टेंडर भर रहे हो, वो मत भरो, मैं आपको 10,000 रुपये या मैं आपको लाख रुपया या 10 लाख रुपया देने के लिए रेडी हूँ, बस खाली वो GST का टेंडर आप मत भरना. इन दैट केस कैन आई से, इफ आई अग्री कि ओके जाओ मैं नहीं भरूंगा, सो कैन आई से दैट बाय नॉट फाइलिंग दैट टेंडर, बाय नॉट entering into that tender, I have given my consent to someone. So the party to whom I have given my consent कि मैं ये टेंडर नहीं भरूंगा, it is as good as मैं उन्हें सर्व कर रहा हूँ. And because मैं उन्हें सर्व कर रहा हूँ तो उसमें कहीं पे भी GST चार्ज, उसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा और उसमें GST चार्ज होने ही वाला है. सो अगर मान लो कि हम कुछ करते हैं तो वो सर्विस है ही, बट हम कुछ ना करने के लिए अग्री करते हैं तो दैट इज ऑल्सो एज गुड एज वी आर सर्विंग समवन, एंड फॉर दैट वी आर लायबल फॉर GST. इनफैक्ट देयर इज समथिंग कॉल्ड टॉलरेंस ऑल्सो. सो मान लो कि अगर हमने कुछ करने के लिए अग्री किया था और फिर वो करने में हम डिफॉल्ट करते हैं, और अगर सामने वाला पार्टी हमें हमारा डिफॉल्ट टॉलरेट करता है तो इट इज एज गुड एज वो पार्टी हमें सर्व कर रहा है. लाइक टेक एन एग्जाम्पल, मैं वोडाफोन की बात करता हूँ. वोडाफोन का हर महीने मुझे बिल आता है, वो बिल मुझे ड्यू डेट तक भर देना है. अगर मैं ड्यू डेट तक ना भरूँ तो कैन आई से आई एम मेकिंग अ डिफॉल्ट, और वो डिफॉल्ट वोडाफोन टॉलरेट करेगा और मेरे ऊपर पेनल्टी लगाएगा. तो व्हेन दे हैव टॉलरेटेड माय डिफॉल्ट, सो इट इज एज गुड एज दे हैव सर्व्ड मी. क्योंकि पहला तो ऑप्शन ये है कि मैं डिफॉल्ट करूँ तो वो तो कनेक्शन ही बंद कर दे मेरा, बट उन्होंने नहीं किया, उन्होंने मेरा डिफॉल्ट टॉलरेट किया. बोले ठीक है, आपने पेमेंट नहीं किया है ना ड्यू डेट पे, कोई बात नहीं, हम आपको एक्स्ट्रा टाइम देंगे, तब आप पेमेंट कर देना, हम अभी भी आपका सर्विस चालू रख रहे हैं. सो दे हैव टॉलरेटेड माय डिफॉल्ट. So when they have tolerated my default, it is as good as they have served me, and that is also liable for GST.
मान लीजिए कि मुझे गवर्नमेंट यहाँ पे आगे रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट देता है, वो रोड मैं कंस्ट्रक्ट करके देता हूँ। अब मेरा एक डेडलाइन था, मुझे उस डेडलाइन तक कंस्ट्रक्ट करके देना था, सो दैट मीन्स आई एम सर्विंग टू गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट इज गोइंग टू गिव मी कंसिडरेशन, इट्स अ सप्लाई ऑफ सर्विस। मान लो कि मैं उस दिन तक रोड कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाया, सो आई मेड अ डिफॉल्ट इन द सेम। सो व्हेन आई मेड अ डिफॉल्ट इन द सेम, सो ऑब्वियसली गवर्नमेंट मेरे डिफॉल्ट को टॉलरेट करेगा और मुझे बोलेगा कि आप पेनल्टी भरो। सो जब उन्होंने मेरे नॉन परफॉर्मेंस को, मेरे डिफॉल्ट को टॉलरेट किया है, सो बाय डूइंग दैट दे हैव सर्व्ड मी। सो ओरिजिनली भले मैं उन्हें सर्व कर रहा था, बट नाउ बाय tolerating my non-performance, they have served me, for which I am giving them penalty in form of consideration. So, service is a very broad term. Doing something is service. Agreeing not to do something is serving, is as good as serving. When you tolerate someone's non-performance, again you are serving that person. So that is what is supply of service. I think everybody understood this particular point. Moving ahead with that, friends, right to use any goods for any purpose. So for example, मेरे goods है, मैं आपको उसे use करने का right देता हूँ for any purpose. For cash or for deferred payment or whatever is there, but when I allow someone to use my goods, I give someone right to use my goods, it is as good as I am serving that person, which is point number 10. जो 11 number का point है, that is works contract. Now ये actually debatable point है, friends. When I say works contract, so let us first talk about the definition of works contract. Works contract में क्या आएगा? So works contract service has been defined under section 2 subsection 119 of CGST Act. Here is the definition of the same. Basically, if you understand, it's a contract. It's a contract in relation to building or building something or constructing something or fabricating or maybe completion of some property or erection or installation, fitting out, improvement, modification, repair, maintenance, renovation, alteration or commissioning. So it's a very broad terminology. In fact, it does almost cover every aspect, but more important, it is in relation to an immovable property. So commissioning of any immovable property wherein the transfer of property is goods is involved in execution of such contract. So very important point is, so it is construction or anything in relation to any immovable property. So first of all, movable property कभी works contract में नहीं आ सकता. ये पहली चीज है जो हमें आइडेंटिफाई करनी है कि मूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कुछ होगा तो इट कैन नेवर बी कॉल्ड एज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट. It will always be in relation to an immovable property wherein the transfer of property in goods is involved in execution of contract. So there will be a transfer of property also. So yes friends, this is very important, that immovable property, so you need to understand you are constructing an immovable property and ultimately there will be a transfer of property in goods is also involved in execution of such contract. So logically speaking what happen is, ये अगर ये मान लो कि ये आगे वाला point ना होता ना कि wherein transfer of property in goods is involved, तो पता है क्या होगा, ये कंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन हो जाती. कंस्ट्रक्शन वुड आल्सो इंक्लूड कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, कंप्लीशन, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, फिटिंग आउट, इंप्रूवमेंट, जहां पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है बट जहां पे कहीं पे भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो रहा है. सो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स इज नॉट इन्वॉल्व्ड. सो लेट अस ट्राई एंड सेग्रीगेट और लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. सो व्हेन आई टॉक अबाउट, लेट अस से कि मैं कोई बिल्डर हूं और जब मैं एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना चाहता हूं तो वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए दो एस्पेक्ट हो सकते हैं. पहला एस्पेक्ट, तो मैं क्या करूंगा पता है, मटेरियल मैं बाय करूंगा, यानी सीमेंट मैं लूंगा, सैंड मैं लूंगा, लेट अस से आयरन, स्टील, मेटल, ब्रिक्स, ये सारी चीजें मैं परचेस कर लूंगा और मैं किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को बुलाऊंगा या किसी कॉन्ट्रैक्टर को बुलाऊंगा कि भाई ये सब यूज कर और मुझे बिल्डिंग खाली कंस्ट्रक्ट करके दे. So in that case, he is doing pure construction for me and there is no transfer of property in goods is involved. But now what will happen is, कि मान लो कि मैं उसी बंदे को बोलता हूं कि भाई सीमेंट भी तेरा, स्टील भी तेरा, आयरन भी तेरा, मेटल भी तेरा, ब्रिक्स भी तेरा, सैंड भी तेरा, सब कुछ तेरा, सारा मटेरियल तेरा है, तू मटेरियल ला
और वो मटेरियल तू मेरे वहां पे लेके आ प्लस तू मुझे कंस्ट्रक्ट करके दे. सो देन इन दैट केस व्हाट दैट पर्सन इज गोइंग टू डू इज गोइंग फॉर अ कंस्ट्रक्शन of the property, but which will also involve that जो material है, cement है, जो goods है, वो ultimately मुझे transfer हो जाएंगे in execution of that contract. So when the contract will get completed, you will not only give me that property, I mean like that you have constructed, but you will also give me the material which has been used to construct that property. So it's a combined contract. It's a combined contract of material and service. अगर खाली सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट है तो इट फॉल्स अंडर कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्विस, जहां कहीं पे भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स इन्वॉल्व नहीं होता है. But works contract is something which also involves transfer of property also. अच्छा, very important point मैं बताऊं फ्रेंड्स आपको इसमें कि ये जो बोला है कि दिस इज प्योरली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी. सो अगर मूवेबल प्रॉपर्टी का ये कंसेप्ट होगा ना तो कहीं पे भी उसे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लाया जाएगा. एग्जांपल देता हूं ना फ्रेंड्स, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल दैट वी ऑलवेज कंसिडर इज गोइंग फॉर अ फोटोकॉपी. वो जेरोक्स बोलते हैं हम, एक्चुअली फोटोकॉपी. सो मान लो कि हम किसी फोटोकॉपी वाले के पास जाते हैं, कुछ कंटेंट लेके बोले ये प्रिंट करके दे. तो पॉइंट इज वो खाली हमें प्रिंट थोड़ी करके देगा, मटेरियल भी तो उसी का होगा. तो उसके यानी पेजेस उसके होंगे, इंक उसका यूज होगा, वो सब यूज करके वो हमें प्रिंट करके देगा और अल्टीमेटली वो हमें पास ऑन कर देगा. सो टेक्निकली इट्स अ कंबाइंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मटेरियल एंड सर्विस, बट पॉइंट इज इट इज nowhere related to immovable property, so it can never be considered as works contract under the GST. सो हमारा जीएसटी में बहुत क्लियरली बोला है कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का जो एलिमेंट है जिसमें मटेरियल होता है, जो अल्टीमेटली ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि मटेरियल में से ही पूरा इमूवेबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट होता है. सो दैट एंटायर मटेरियल विल बी ट्रांसफर टू अस and service is provided. So it's a combined contract of material and service. Now our law very clearly says, though it involves goods as well as services, we will definitely consider this as service. So works contract is also considered as service. It will never be considered as goods. We will segregate this as purely a service category. Similar manner, the more important like this also is restaurant. जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए तो वो हमें खाली सर्व थोड़ी करते हैं फ्रेंड्स. मोर इम्पोर्टेंट, हम लोग थोड़ी अपना खाना घर से बना के लेके जाते हैं कि भाई इसको खाली सर्व कर दे. या मान लो कि हम लोग अपने घर से वेजिटेबल्स लेके जाते हैं, सारे मसाले लेके जाते हैं, बोले तू ये सारा मेरा सामान यूज कर और खाली मुझे कुकिंग करके दे. तो ऐसा थोड़ी होता है. वो हमें फूड देते हैं, जो खाना उनका है वो हमें देते हैं. दे हैव कुक्ड, दे हैव यूज्ड देयर ओन मटेरियल, सो दे विल गिव अस फूड एज वेल एज दे विल सर्व इट. तो एक्चुअली ये भी तो एक कंबाइंड कॉन्ट्रैक्ट है. अब इसको वर्क कॉन्ट्रैक्ट तो बोल नहीं सकते क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है नहीं. सो अब ये कंबाइंड कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें गुड्स भी ट्रांसफर होते हैं और सर्विस भी प्रोवाइड होता है. तो उसे क्या माना जाए? इट कैन नॉट बी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट. अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होता तो 11 नंबर के पॉइंट में वो कवर हो जाता. तो उसके लिए 12 नंबर का पॉइंट अलग से बनाया कि बहुत क्लियरली बोला कि अगर कोई हमें फूड कंज्यूम करवा रहा है, सो फूड जो उनका है वो हमें प्रोवाइड कर रहा है और हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं, तो दैट विल डेफिनेटली कॉल्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विस. इट विल नॉट बी कॉल्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स. लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन फ्रेंड्स. इट वेरी क्लियरली सेज सप्लाई ऑफ गुड्स बीइंग फूड. सो इट इज दे आर ओनली सप्लाइंग गुड्स. Supply of goods, very clearly, though that supply of goods will be called as service, but it says supply of goods being food or any other article for human consumption other than alcoholic liquor. वो पॉइंट सबको समझ में आता है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं. So supply of goods being food or any other article for human consumption. So खाना हो सकता है, कोई टाइप का ड्रिंक हो सकता है other than alcoholic liquor. So basically खाना हो कि कोई टाइप का ड्रिंक हो, अल्टीमेटली तो वो गुड्स ही है. तो supply of goods being food or any other article for human consumption or any drink where such supply or service is for cash or for deferred payment or any other valuable consideration, then it will always be called as supply of service. So it is being very clear that कोई अगर हमें खाना provide कर रहा है, then in that case it is as good as they are giving us service. एक्चुअली वो गुड्स है, बट जब वो हमें सर्व करते हैं तो बेसिक नेचर सर्विस का हो जाता है, एंड दैट इज व्हाई इट हैज बीन सेग्रीगेटेड एज सर्विस. एक्चुअली वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और फूड ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो बोथ कैटेगरी में आना चाहिए, गुड्स
as well as services. But for identifying tax rate, it has been categorized under the service category. So work contract को भी service बोला गया है और supply of food items को भी service बोला गया है under 12th number point. So I think everybody understands that what will be called as supply of goods and what will be called as supply of services. ये पूरा हम लोगों का Schedule 2 का बाइफर्गेशन है. ये पूरा बाइफर्गेशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. तो आई थिंक वी आर डन विद द डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज सप्लाई under section 7 subsection 1 clause D. No friends, now the revised point is section 7 subsection 1A. So ये point आपको always याद रखना है कि ये overrule हो चुका है. अब 7(1)D नहीं है. अब ये point कौन सी category में cover होता है? 7(1)A. Let us look at the same. So revised point as we have said is 7(1)A. Now 7(1)D is no longer applicable. Now moving ahead with that, we have section 7 subsection 2 which is referred as schedule 3 which is covered as considered as negative least. यहाँ पे ऐसी activities की बात है which neither will be called as supply of goods nor will be referred as supply of services, जिसमें originally 2 points रखे हुए हैं. Number 1, those supplies which has been categorized under schedule 3. And the second one which we say as activities which have been undertaken by government in which they serve or they are engaged as a public authority. So दोनों point equally important है. The first point what we understand is that is those activities which has been defined under which category? Negative least. That is the schedule 3 जहाँ पे हम ऐसी एक्टिविटीज की बात करेंगे जो नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स है नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस है. इनफैक्ट उसमें से 3 तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. आपको याद होगा वो एक्शनेबल क्लेम वाला पॉइंट, सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग वाला पॉइंट, एम्प्लॉई एम्प्लॉयर वाला पॉइंट, ये तीनों तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स. उसके अलावा कुछ और एक्टिविटीज है जैसे हम एज पर शेड्यूल 3 नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे. More important, it further says any activity in which has been undertaken by government and it has been undertaken by government as a public authority. So they are doing that in sovereign capacity. So with that regard, कहीं पे भी GST charge नहीं होगा, which is what we consider as section 7 subsection 2. So let us just try and understand कि इसमें कौन से point है. Let us go to schedule number 3 and schedule number 3 is as I said negative least जिसमें total originally 6 entries है friends but revised it as 9 entries, total 9 entries है. उसमें से 3 एंट्रीज मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं. ये मैंने आपको सिखाया था जब मैं आपको रिलेटेड पार्टी का पॉइंट बता रहा था अंडर शेड्यूल 1. This is what we have discussed when we were talking about the service definition and this is what we have discussed when we were talking about the goods definition. Now let us try and understand few more points under the negative least. So when I say next point with regard to negative least, one of them is a basic service which is funeral related services और उसको बहुत clearly बाहर रखा हुआ है. उसको कहीं पे भी सप्लाई में लाना नहीं है. इनफैक्ट फ्रेंड्स अगर कोई इंसान मर रहा है तो उसको शांति से मरने दो. आई थिंक यही पॉइंट कंसिडर करके उसे नेगेटिव लिस्ट में डाला गया है कि भाई सर्विसेज इन रिलेशन टू फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रीमेटोरियम, mortuary, all of them are eligible for all of them are not liable for GST. They will neither be called as supply of goods nor be called as supply of services. In fact मैं बताऊं ये point बहुत clear है कि भाई क्रीमेटोरियम, ब्यूरियल, फ्यूनरल की सर्विसेज तो एग्जम्प्ट ही है. उसके लिए एक व्हीकल यूज होता है, मॉर्चरी वैन विच वी यूज एज, दैट इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर दैट इज ऑल्सो नॉट लाइबल फॉर GST. दैट इज ऑल्सो कवर्ड बाय शेड्यूल नंबर 3. सो पॉइंट्स आर वेरी क्लियर. सर्विसेज इन रिलेशन टू फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रीमेटोरियम or mortuary or any other such vehicle which are used for this activity, all of them will neither be called as supply of goods nor be called as supply of services. So I think everybody understand this. Now we need to understand point number 2 and point number 3. So point number 2 and point number 3 basically statutory services की बात कर रहा है. जैसे कि अगर आपको समझ में आता हो तो कोर्ट है, तो जो कोर्ट है उसे सेटअप किया गया है फॉर प्रोवाइडिंग स्टैट्यूटरी सर्विसेज. और जब वो स्टैट्यूटरी कैपेसिटी में सर्विसेज देता है तो क्या उसके ऊपर GST चार्ज होना चाहिए? क्योंकि बेसिकली व्हाई दे हैव सेट अप द कोर्ट, व्हाई दे सेट अप द ट्रिब्यूनल्स.
जैसे G-SET है, जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल है, या ITAT है इनकम टैक्स का विच इज इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल है, या फिर जैसे कि सेस्टेट था जो ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स में कस्टम एक्साइज सर्विस टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल था। तो ये जो भी ट्रिब्यूनल्स हैं जो बेसिकली सेटअप किए गए, या जो कोर्ट है, चाहे आई मीन लाइक हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, या मेट्रोपॉलिटन कोर्ट हो, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, या कोई भी कोर्ट है, बेसिकली ये जो कोर्ट है और ये जो ट्रिब्यूनल है उसे लीगल सिस्टम के अंडर सेटअप किया गया है, और उनका ऑब्जेक्टिव ही है टू एंश्योर द जस्टिस टू एवरी ह्यूमन बीइंग ऑफ द कंट्री। तो जब वो अपना काम कर रहे हैं और वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो बेसिकली दे आर डूइंग नथिंग बट परफॉर्मिंग द स्टैट्यूटरी फंक्शंस, एंड उसके लिए अगर उन पे जीएसटी चार्ज किया जाए तो आई थिंक इट शुड नॉट बी करेक्ट, रादर उसे जीएसटी से बाहर ही रखना चाहिए। अच्छा, कोई बोले सर वो सर्व तो करते हैं बट डू दे चार्ज कंसिडरेशन? 110% फ्रेंड, यस, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि जब आप कोर्ट में अपील करना जाते हो ना, तो आपको एक एप्लीकेशन फी करना होता है। जब तक आप फी नहीं दोगे तब तक कोर्ट आपकी एप्लीकेशन को कंसिडर नहीं करेगा। So the point is that such court will consider your application only once you file that application fees. So basically they provide service and you pay them consideration in form of application fees. So whether their services are liable for GST, तो Schedule 3 का second number का point बीच में आता है, जो बोल रहा है कि any court or any tribunal established under any law providing any service that will neither be called as supply of goods nor be called as supply of services for the purpose of GST. इनफैक्ट एक क्लैरिफिकेशन है, वैसे तो बहुत सारे सर्कुलर्स है, क्लैरिफिकेशन थे जो अभी तक मैंने बताए ही नहीं इस चैप्टर के रिगार्डिंग, मैं एक एक करके सारे बता रहा हूं एट द एंड, बट एक क्लैरिफिकेशन था विच वॉज विथ रिगार्ड टू डिस्ट्रिक्ट फॉरम, जो कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट फॉरम होता है, जहां पे हम जाके कंप्लेन करते हैं एज अ कंज्यूमर जब हम लोगों को प्रॉब्लम फेस होता है। तो जो डिस्ट्रिक्ट फॉरम है वो पूरा मैटर सुनेगा और अल्टीमेटली अपना वर्डिक्ट देगा। सो कंज्यूमर रिड्रेसल डिस्ट्रिक्ट फॉरम या जो भी फॉरम हम बोलते हैं, उसके लिए क्या जीएसटी चार्ज हो सकता है? आंसर इज वेरी क्लियरली नो। रीजन इज दिस पॉइंट ओनली कि एज पर Schedule 3 इट इज नथिंग बट अ कोर्ट, इट इज नथिंग बट अ ट्रिब्यूनल, और वो कोई भी लॉ के अंदर सेटअप हो इंडिया में, उनकी सर्विसेज के ऊपर कहीं पे भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा। सो आई थिंक दैट इज पॉइंट नंबर 2। एंड जो पॉइंट नंबर 3 है ना फ्रेंड्स, वो भी ऑलमोस्ट सेम डायरेक्शन पे वर्क कर रहा है। इसमें भी अगेन हम स्टैट्यूटरी फंक्शंस की बात कर रहे हैं, बट ये जो स्टैट्यूटरी फंक्शंस है वो कोर्ट और ट्रिब्यूनल के नहीं है, वो एमपी, एमएलए, इवन प्राइम मिनिस्टर, इवन कॉर्पोरेटर्स, इन सब के रिगार्डिंग है। So that is what we understand is number 1 is functions performed by MP, members of parliament, members of legislative assembly, that is MLAs, corporators which are MLCs और such other persons। ये लोग जो भी functions perform करते हैं friends, वो सारे के सारे statutory functions है। Indian constitution के हिसाब से उन्हें वही functions परफॉर्म करने के लिए अपॉइंट किया जाता है, और जब वो काम करते हैं वो दे आर नॉट एम्प्लॉई ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनफैक्ट एम्प्लॉई हो गए तो हर 5 साल में एम्प्लॉय का इलेक्शन थोड़ी होता है फ्रेंड्स, एम्प्लॉय तो सिलेक्ट होता है, ये तो इलेक्शन होता है। सो दे आर नॉट एम्प्लॉय, दे वर्क इन अ फिड्यूसरी कैपेसिटी, they have been given certain tasks and certain rights and responsibilities under constitution, और उसी constitution का काम जो वो कंडक्ट करते हैं, तो they are performing just statutory duties, उसके लिए उन्हें कहीं पे भी जीएसटी चार्ज करने की जरूरत नहीं है। तो पॉइंट नंबर 1, उनके ऊपर कहीं पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। सेकेंड नंबर का जो पॉइंट है, दैट इज ड्यूटीज परफॉर्म्ड बाय एनी पर्सन एज अ होल्डर ऑफ अ पोजीशन in pursuance of constitution. That is, I think, the best example is the prime minister of the country. Can I say he is holding the position of prime minister under the constitution of the, I mean, in pursuance of the constitution of the country, or the president is holding the position of the president in pursuance of the constitution of the country, and वो काम अगर वो conduct कर रहे हैं और उसके लिए उन्हें कुछ पैसे मिलते हैं, तो that is nowhere liable for GST. Even the judges of high court, judges of supreme court और सच अदर जजेस, उनके ऊपर कहीं जीएसटी चार्ज नहीं हो सकता। अगेन सेम कंसेप्ट। मूविंग अहेड विद दैट, देयर ड्यूटी इज परफॉर्म बाय अ चेयरपर्सन, members or the directors in any body which is established by the government or a local authority who is deemed not an employee before the commencement of this clause. So like I think SEBI is one of the best example which I can give. SEBI is a statutory body which has been set up, और उनके जो चेयरपर्सन होंगे वो डेफिनेटली उनके एम्प्लॉय नहीं होंगे।
RBI is again one of such example. It's a statutory body. तो जो RBI के गवर्नर होंगे वो obviously employee नहीं होते हैं. So they are performing functions as a chairperson, as a member, as a director in an establishment which has been set up under the constitution or under the law by the government or by the local authority. तो उन लोगों की जो सर्विस होगी उसमें कहीं पे भी GST चार्ज नहीं होना चाहिए. So I think that is what we understand as third number point. So friends, हमने टोटल 6 पॉइंट्स डिस्कस किए स्केड्यूल 3 के रिगार्डिंग, जहां कहीं पे भी GST चार्ज नहीं होगा. अब ये 6 के 6 पॉइंट इनफैक्ट पहले दिन से ही स्केड्यूल 3 के अंदर है, बिकॉज दे विल बी नीदर बी कॉल्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर बी कॉल्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज एज पर स्केड्यूल 3. तो उसके ऊपर कहीं GST चार्ज नहीं हो सकता. But recently, from 1st February 2019, 3 और services have been added under this category. That is point number 7, 8 and 9. और उसको भी अब neither supply of goods माना जाएगा nor supply of services माना जाएगा. So let us try and understand all such points which have been which have been added under Schedule 3. Yes friends, let us look at the 7th number point. जो 7 number का point है, that very clearly says supply of goods on high C basis. So I think those who have studied in custom what is called high C sale. High C sale is very clear concept that मान लो कि foreign market से कोई goods मुझे बेच रहा है इंडिया में. So I think let us say someone from Dubai is selling goods to India. So he has dispatched goods and those goods are on the way and they are in journey and they are coming to India. In between that or during that period, like दुबई से ऐसा तो है नहीं कि अभी गुड्स निकलेंगे तो 10 मिनट में पहुंच जाएंगे इंडिया. It is going to take days and days when they are going to come by sea. So when they are in transit, when they are in journey, let us say in India some customer approaches me and is asking for some sort of goods. Is asking for such goods. So I'll just straight away say him that okay, if you want I can transfer the ownership today only while goods are on the way. So ultimately what will happen is अगर ये नहीं होता तो when goods would have entered in India, I would take the possession, I'll pay the duty, I'll get the custom clearance and then I'll sell it to that party. Rather than doing it that way, we don't want to waste the time. So I am saying कि आज goods in transit है, आप बोलो अभी मैं ownership आपको transfer कर देता हूँ. So अगर मैं ownership आपको transfer कर देता हूँ तो this is particularly called as a high C sale transaction. Goods which are in transit when they are coming towards India but yet they have not entered in India, at any point of time before that, if I transfer the ownership of goods by transferring document, because obviously goods का possession तो मेरे पास ही नहीं है तो मैं आपको थोड़ी दे पाऊंगा. So मैं आपको goods बेचूंगा but not by, मैं आपको goods physically नहीं दूंगा, मैं आपको खाली documents transfer करके goods की ownership pass on कर दूंगा. तो this is what we considered as high C sale. और उस ट्रांजैक्शन के ऊपर कहीं पे भी GST चार्ज नहीं हो सकता. नाउ समवन वुड से कि बट सर हमने जिसको गुड्स बेचे हैं वो ये गुड्स का क्या करेगा. तो उसमें 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो वो ये गुड्स का इंडिया में क्लियरेंस करवाएगा या फिर वो ये गुड्स को इंडिया के बाहर ले जाएगा. फॉर मी दैट इज लीस्ट इंपॉर्टेंट. अगर ये वो ये गुड्स को इंडिया के बाहर ले जाएगा तो कस्टम भी नहीं लगेगा और GST भी नहीं चार्ज हुआ है. और अगर वो ये गुड्स का इंडिया में क्लियरेंस करवाएगा तो ही विल अल्टीमेटली पे कस्टम ड्यूटी, और उस कस्टम ड्यूटी में कहीं ना कहीं वो IGST भरना ही वाला है. भले वो IGST एज पर सेक्शन 37 ऑफ कस्टम्स एक्ट होगा, नॉट GST एक्ट, बट दैट्स ओके. बट द पॉइंट इज अगर वो गुड्स का इंडिया में क्लियरेंस करवाएगा तो वो कस्टम ड्यूटी भर देगा, और अगर आउटसाइड इंडिया ले गया तो कुछ नहीं लगेगा. मुझे उससे कोई लुकआउट नहीं है. मेरा तो पॉइंट बहुत क्लियर है कि जब मैं ये टाइप के हाई सी ट्रांजेक्शन कर रहा हूं तो वेदर दे आर लायबल फॉर GST और नॉट. So law is very clear, they are nowhere liable for GST. It's a supply of goods on high C basis, and high C basis पे जब transaction हो तो it cannot be treated as transaction as undertaken in India, because physically speaking goods were not in India when the transaction has taken place. So क्या Indian government उसके ऊपर GST charge करने का right रखता है? Answer is no. That is where it has been specified under 7th point, that is schedule 3 point number 7. सिमिलर एक और ट्रांजैक्शन है जिसे हम लीगल लैंग्वेज में आउट एंड आउट सेल बोलते हैं, बट थियोरेटिकली प्रोविजन कुछ ऐसा है कि सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अनदर प्लेस आउटसाइड इंडिया विदाउट ब्रिंगिंग टू इंडिया.
विच इज लॉजिकली करेक्ट। मान लो कि मैं दुबई से ही गुड्स परचेस करता हूं, बट दुबई से जिस सप्लायर से गुड्स परचेस करता हूं उससे मैं बोलता हूं कि ये गुड्स तुझे सिंगापुर भिजवाने हैं। सो आई एम बाइंग इट फ्रॉम समवन फ्रॉम दुबई एंड आई एम सेलिंग इट टू समवन इन सिंगापुर, एंड वो दुबई वाली पार्टी को मैं क्लियरली बोल देता हूं कि ये गुड्स कभी इंडिया भेजना ही नहीं, तू डायरेक्टली सिंगापुर ही भेज दे, वहां पे मैं आगे मैनेज कर लूंगा। सो द पॉइंट इज I am an Indian, my company, my firm is in India. I am buying it from someone from Dubai and I am selling it to someone to, let us say, Singapore. So whether that transaction is liable for GST in India, again the answer is very clear, it cannot be liable for GST in India. Reason तो कि import तो हुआ ही नहीं है ना। कोई बोले नहीं सर हमने आउटसाइड इंडिया से परचेस किया, फ्रेंड्स परचेस किया वो अलग होता है, बट क्या आपने गुड्स का इंडिया में क्लियरेंस करवाया? और अगर नहीं करवाया तो कस्टम ड्यूटी तो चार्ज हो नहीं सकता। और कोई बोले कि सर एक्सपोर्ट ड्यूटी चार्ज होगा, एक्सपोर्ट ड्यूटी भी चार्ज नहीं हो सकता बिकॉज गुड्स इंडिया से आउटसाइड इंडिया गए नहीं है। एक्सपोर्ट की डेफिनेशन ही मैच नहीं कर रहा है। एक्सपोर्ट मीन्स टेकिंग गुड्स आउटसाइड इंडिया, दैट इज टेकिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। सो आई एम नॉट मेकिंग एक्सपोर्ट के एक्सपोर्ट ड्यूटी चार्ज हो। इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज नहीं हो सकता, एक्सपोर्ट ड्यूटी चार्ज नहीं हो सकता, जीएसटी से उसको बाहर निकाल दिया है। सो टेक्निकली स्पीकिंग इट्स अ टैक्स फ्री ट्रांजेक्शन। सो यहाँ पे कहीं पे भी टैक्स चार्ज नहीं होगा। हाँ, इनकम हो, इनकम टैक्स चार्ज हो, वो एक अलग बात है, बट इनडायरेक्ट टैक्सेस चार्ज नहीं हो सकते क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज हो नहीं सकता क्योंकि होम कंजम्पशन है नहीं। एक्सपोर्ट ड्यूटी चार्ज हो नहीं सकता क्योंकि एक्सपोर्ट की डेफिनेशन को वो क्वालिफाई नहीं कर रहा है, और जीएसटी में शेड्यूल 3 से उसको बाहर निकाल दिया है। सो पॉइंट इज, जब गुड्स इंडिया में ना हो तो इंडियन गवर्नमेंट क्यों टैक्स चार्ज करे? आई मीन 7th एंड 8th पॉइंट ऑलमोस्ट सेम है। तो ओनली डिफरेंस इज इन 8th मैं आउटसाइड इंडिया से आउटसाइड इंडिया बेच रहा हूं, वो गुड्स इंडिया कभी आ ही नहीं रहे। वाइल इन 7th गुड्स आर इन जर्नी, इन ट्रांजिट, दे आर कमिंग टू इंडिया, एंड इन द जर्नी इन ट्रांजिट में उसकी ओनरशिप पास ऑन कर देता हूं। सो दैट इज वेयर पॉइंट नंबर 7 कम्स इन। सो पॉइंट नंबर 7 एंड पॉइंट नंबर 8 दोनों इंडिपेंडेंट है, बट दोनों में कहीं पे भी जीएसटी तो चार्ज हो ही नहीं सकता। फ्रेंड, जैसा ही एक और ट्रांजेक्शन है, मान लो कि गुड्स इंडिया आ गए और उसे हम वेयरहाउस में विदाउट ड्यूटी स्टोर कर ले, और फिर ये गुड्स अगर मैं किसी को बेच दूं तो क्या उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगा? तो क्या दैट इज वेयर कवर्ड बाय पॉइंट नंबर 7 विच से सेल ऑफ गुड्स इन कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस। गुड्स जब कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में रखे हुए हैं विदाउट टैक्स, तब आप अगर वो गुड्स किसी और को बेच देते हो तो एज पर शेड्यूल 3 पॉइंट नंबर 9 दिस विल ऑल्सो नॉट बी लायबल फॉर जीएसटी। इसके ऊपर कहीं पे भी टैक्स चार्ज नहीं होगा। सो अगर मान लो कि गुड्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री डायरेक्टली भेज दो तो जीएसटी चार्ज होगा ही नहीं। अगर गुड्स इंडिया में आ रहे थे बट व्हेन दे आर इन ट्रांजिट एंड बिफोर दे एंटर इन इंडिया, अगर किसी को बेच दो तो भी उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। अगर मान लो इंडिया आ गया और उसे आप विदाउट ड्यूटी वेयरहाउस में स्टोर करो और वहां पे बेच दो तो भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा, क्योंकि ऑल द 3 ट्रांजेक्शंस वर्क्स इन अ सेम मैनर कि भाई दिस विल नीदर बी कॉल्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर बी कॉल्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। नाउ कम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एक्चुअली आपको आईटीसी चैप्टर में पढ़ना है, बट यहां पे उसका थोड़ा ब्रीफ दे देता हूं। मान लीजिए कि मैं 2 टाइप के ट्रांजेक्शन कर रहा हूं फ्रेंड्स। एक, मैं इंडिया में गुड्स कहीं से परचेस करता हूं और उन गुड्स को एक्सपोर्ट करता हूं, एंड दूसरा मैं आउट एंड आउट सेल करता हूं। सो मैं आउटसाइड इंडिया से भी गुड्स परचेस करता हूं और उनको भी एक्सपोर्ट करता हूं। मान लीजिए कि सिंगापुर में मेरा कोई कस्टमर है, उसे मैं इंडियन मार्केट से गुड्स परचेस करके भी सिंगापुर भिजवाता हूं, और दुबई हो, अफ्रीका हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ऐसी जगह से भी गुड्स परचेस करके उसे मैं सिंगापुर भिजवाता हूं। नाउ जब मैं इंडिया से वो गुड्स परचेस करके सिंगापुर भिजवाता हूं तो मेरे परचेस पे जीएसटी होगा, और जब मैं ये गुड्स को सिंगापुर भिजवाऊंगा तो 0 रेटेड ट्रांजेक्शन के कारण मेरे परचेस पे जो जीएसटी होगा मैं उसका रिफंड मांग लूंगा। अब दूसरा पॉइंट आता है कि जब मैं लेट्स से दुबई से गुड्स परचेस करता हूं और उसे मैं सिंगापुर भिजवाता हूं, तो आई थिंक यहां पे तो कस्टम ड्यूटी चार्ज ही नहीं होगा और जीएसटी तो चार्ज होने का कोई क्वेश्चन नहीं है। बट पॉइंट इज, ये जो दूसरा ट्रांजेक्शन है जहां पे दुबई से परचेस करके सिंगापुर भिजवाता हूं, दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज सप्लाई, एंड सिंस दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज सप्लाई तो ये मेरे लिए आईटीसी चैप्टर में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्यों फ्रेंड्स? तो आपको अगर ध्यान हो, देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ एग्जाम सप्लाई विच इज गिवन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 47,
which very clearly says that exempt supply includes 3 type of supplies. Number 1, a supply which is covered by NEEL rated. So NEEL rated is 0% tax उसके ऊपर हो. Number 2, a supply which is exempt by notification, and a supply which is nowhere liable for tax by any reason. अब मैं जिस पॉइंट की बात कर रहा हूं ना, वो पॉइंट नीदर अ सप्लाई ऑफ गुड्स है नॉर अ सप्लाई ऑफ सर्विस है. सो पॉइंट ये है कि क्या हम इसे एग्जम्प्ट माने, और अगर हम इसे एग्जम्प्ट मानेंगे तो इनके रिलेशन में कोई भी गुड्स और सर्विसेज मैंने यूज किए होंगे ना, तो टू दैट एक्सटेंट मेरा आईटीसी डिसअलाउ हो जाएगा. तो क्या मुझे वो आईटीसी डिसअलाउ करना है कि नहीं करना है? अगर मान लो इसी ट्रांजैक्शन को मैं थोड़ा मॉडिफाई करूं, ये गुड्स को पहले मैं इंडिया लाऊं दुबई से, कस्टम ड्यूटी भरूं, जीएसटी भरूं, और ये गुड्स को मैं अब बाद में भेज दूं लेट्स से सिंगापुर, तो होगा क्या, इंपोर्ट पे जो कस्टम ड्यूटी था उसका मुझे ड्यूटी ड्रॉबैक दे देंगे, और जो परचेस पे आईजीएसटी था उसका एक्सपोर्ट के टाइम पे मुझे रिफंड दे देंगे. सो पॉइंट इज कि जो भी टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज यूज होते हैं इस ट्रांजैक्शन में, उन सब के ऊपर जहां पे भी टैक्सेस होगा मुझे उसका रिफंड मिल जाएगा. अब ये ट्रांजैक्शन में बिकॉज मैं डायरेक्टली आउटसाइड इंडिया भेज रहा हूं, तो वो मैं एक्सपोर्ट में क्वालिफाई नहीं कर सकता, तो उसे मैं जीरो रेटेड नहीं बोल सकता, तो प्राइमा फेसी जीरो रेटेड वाला रिफंड मुझे मिलेगा नहीं. अब पॉइंट ये है कि अगर मुझे वो एक्सपोर्ट या जीरो रेटेड में नहीं फॉल हो रहा है तो वो एग्जाम में फॉल होगा, और अगर होगा तो आईटीसी डिसअलाउ हो जाएगा मेरा. तो उसी रीजन से अभी 1 फरवरी को ये क्लैरिफिकेशन ऐड हुआ है कि फॉर द पर्पज ऑफ आईटीसी दिस 3 विल नेवर बी ट्रीटेड एज एग्जाम सप्लाई, जिसके कारण उसकी क्रेडिट कभी भी डिसअलाउ नहीं होगी. मैं वापस बोल रहा हूं, for the purpose of ITC input tax credit, these 3 transactions will never be treated as exempt supply, and accordingly मेरी क्रेडिट डिसअलाउ नहीं होगी, मुझे फुल क्रेडिट मिलेगा. मैं ये नहीं बोल सकता कि इसमें जो गुड्स और सर्विसेज यूज हुए हैं उसकी क्रेडिट के लिए मैं एलिजिबल नहीं हूं, रादर मैं फुल क्रेडिट के लिए एलिजिबल हूं. दैट इज द क्लियर कंसेप्ट ऑफ शेड्यूल नंबर 3. So I think friends, we have in and all discussed almost every point with regard to supply definition. आइए एक बार फटाफट उसको रिवाइज या उसका स्ट्रक्चर के हिसाब से सारे पॉइंट्स रेफर कर लेते हैं, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट सर्कुलर्स एंड डिफरेंट क्लैरिफिकेशंस व्हिच हैज बीन इश्यूड बाय गवर्नमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. आई थिंक 1.5 साल में बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस आ चुके हैं. सो लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन देम वन बाय वन. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.